ठीक। कौन कौन सी चीज़ें देखो हो गई, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है हो गई ना। रेट ऑफ रिएक्शन हो गई आपको, यूनिट ऑफ रेट हो गई, कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे वो भी हो गए, और क्या रह गया था फिर, एक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, ये भी हो गया था। यहाँ से फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट क्या रहता है ये देखो शुरू करना है। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रिएक्शन रेट, इसी को कहते हैं रेट लॉ। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और रेट हैज बीन स्टडीड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इसको स्टडी किया जा सकता है। जनरली रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब रेट इंक्रीज करेगा जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे, ये जनरली आपका होता है। व्हाट सम केसेस इट इज इंडिपेंडेंट, कुछ केसेस में इंडिपेंडेंट होता है। तो अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, रेट का मतलब हो जाएगा R इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर N, ठीक है। अब दो तीन चीज़ें थी यहाँ पर मैंने बताई थी, शायद आपको ध्यान में होगा चाहे तो। एक तो मैंने बताया था कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ये पावर, पहले तो K क्या है, अब K क्या है यहाँ पर बताओ भाई, व्हाट इज K? रेट कांस्टेंट, K इक्वल टू रेट कांस्टेंट। और N क्या है? N इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक तो ये हो गया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो पावर होगी ना वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, जितनी भी पावर होगी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। इतनी बात यही तो बताया था, बोलो। अब इसमें दो तीन चीजें और थी, क्या थी? अगर मान लीजिए अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जहां पर मतलब क्या हो गया, इफ n इक्वल टू जीरो, n इक्वल टू जीरो हो अगर, तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। बोलो भाई, ये चीज हो गई। अगर इसी टाइप से n की वैल्यू हम 1 मान ले तो, ठीक है, तो ये जो आएगा आपका, इसको क्या कहेंगे, रेट लॉ कहेंगे। इसको रेट लॉ भी कहते हैं, रेट लॉ अलग से भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर दूसरा मामले में हम क्या लिख लेते हैं, इफ n इक्वल टू 1, इस केस में क्या होगा, r इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। इफ n इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू पावर 2 हो जाएगा। ये समझ गए होंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसको निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगी। जो कॉन्सेंट्रेशन पर पावर होती है वो आपकी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी।
यहाँ तक आपने पढ़ लिया। कोई बात मुझे लगता है ऐसी कुछ है नहीं कि जो समझ में ना आने वाली हो, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपको समझना है। अब इसके बाद में रेट लॉ की मैंने बात की थी। रेट लॉ क्या होता है? तो एक दिया हुआ टेम्परेचर है, एट गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शंस। इसका मतलब क्या कह रहा है? एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर्स विच मे और मे नॉट बी न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। मान लीजिए एक रिएक्शन यहाँ पर दी गई है, ये रिएक्शन दी गई है 2A + 3B = P। अगर हम इसका रेट लॉ लिखें तो रेट लॉ R = कैसे लिखेंगे? बोलो। K × A की पावर X मान लें यहाँ पर, इंटू B की पावर, राइट। बोलो भाई। अब यहां पर x क्या है? x और y। x = ऑर्डर ऑफ with respect to A। ठीक है। अब यहां पर एक चीज और है, x की वैल्यू क्या हो सकती है? इट मे और मे नॉट बी 0, राइट। सेम टाइप से बाई क्या है? बाई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बी और ये बाई भी वही हो जाएगा, बाई में और may not be 0। ये चीज आपने जान ली। ये रेट लॉ की बात हो रही है, रेट लॉ हो गया। अब इसमें दो चीजें और हैं रेट लॉ में। अच्छा, अगर हम x और y को ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? इक्वल टू x + y। ये जो आएगा वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। मुझे लगता है कोई यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका रेट लॉ हो गया। इनको मजा नहीं आ रहा है, जमाई आ रही है, इसका मतलब मजा नहीं आ रहा है। ठीक है। अब इसके बाद में यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोलो, नहीं है? एक चीज और है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब क्या होता है? ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ इक्वेशन। जो रेट लॉ में इक्वेशन है उनकी पावर्स किसकी? रिएक्टेंट्स के। इसमें जो 3-4 पॉइंट्स हैं ये याद रखने वाले हैं।
एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल में हो सकता है, इंटीजर्स में हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। दूसरा कहता है ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी 0, नो सॉरी निगेटिव नहीं होगा, ये किसी हाल में नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा, लेकिन इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स और वाई ऑफ पार्टिकुलर सब्सटेंस कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है। दूसरा कहता था रेट लॉ ऑफ रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस ए एंड बी इज गिवन बाई, कैसे दिया जा सकता है, रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स और इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर वाई। अच्छा, दूसरी चीज एक और इसमें बताई थी कि अगर हम इसको क्या करें, ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, अगर हम किसका कॉन्सेंट्रेशन कर दें डबल, ए का डबल कर दें, तो कितना हो जाएगा, ए डैश कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, बोलो। एंड हाफिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा, बी हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, यहीं तक का आपका पहले था। अब इसके आगे की कहानी देखो क्या होती है। अगर इनको हमने आधा कर दिया कॉन्सेंट्रेशन को, इसको हाफ कर दिया, तो नया कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो भाई। अगर हम आर डैश लिखें इसका, जो नई रिएक्शन हुई उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर डैश मान लिया हमने। आर बढ़िया नहीं लिखा ना, तो बढ़िया लिख लेते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन 2A, 2A हो जाएगा क्योंकि A था, अब 2A हो गया, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, X इंटू B/2 कॉन्सेंट्रेशन, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम, दुख, दर्द, परेशानी? अब इसे आप आगे सॉल्व कर सकते हो, कर लो भैया, करो। कैसे करोगे, अब इसमें आप क्या करो, R जो है इसको अलग अलग कर लें, तो K इंटू 2 की पावर X हो जाएगा, बोलो, और इंटू A की पावर, कॉन्सेंट्रेशन A का पावर हो जाएगी, इंटू 1/2 की पावर बाई, और इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर बाई। इसमें हमने क्या काम किया, इस 2 को इधर निकाल लिया, इस 1/2 को इधर निकाल लिया। अब दोनों को हम क्या करें, K हो गया इंटू 2 की पावर X है, और दूसरा क्या है, 1/2 की पावर बाई है। तो क्या ये आपको पता होगा कि पावर्स क्या हो जाएंगी इसमें, टू की पावर X है और इंटू 1/2 की पावर बाई है, राइट, बोलो। अरे हाँ या ना, और ये इधर कितना हो गया, ए, अच्छा X है, इंटू B की पावर क्या लिख दिया,
ये चीज समझ में आ गई कैसे आया? यहाँ पे मुझे लगता है कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जो समझ में ना आने वाला हो। अब इससे पहले जो रिएक्शन थी, यहां पर R इक्वल टू ये वाली जो थी, ठीक है ना। अब यहां हम देखें तो क्या ये इतना पार्ट यही आ गया? इसको और दूसरी टाइप से लिख लेते हैं। दूसरी टाइप से कैसे लिख लेते हैं? R इक्वल टू स्मॉल बनाया था ना उधर, तो इधर भी स्मॉल ही बनाओ। R इक्वल टू R डैश है ये, इसमें भी R डैश की बात कर रहे थे आप। R डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 की पावर x इंटू 1/2 की पावर y इंटू के, बोलो, a की पावर x इंटू b की पावर y। ये देखो, और ये देखो, क्या एक ही जैसा है? तो इसका मतलब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे R लिख सकते हैं। तो 2 की पावर x इंटू 1/2 की पावर y, और ये क्या हो गया? इंटू R। बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम? बताओ, ये कैसे करेंगे? अब इसको सॉल्व करो। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक। 2 की पावर x और ये माइनस में y पहुंच जाएगा इंटू R। ये R डैश का हो गया। ये मामला आपका रिलेशन हो गया। कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो इफेक्ट क्या पड़ता है? एक चीज और नीचे लिख लो इसमें नोट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन फाइंड एक्सपेरिमेंटली it cannot be found from the balanced equation। ये बैलेंस्ड इक्वेशन से आपको फाइंड नहीं कर सकते। इसको कैसे निकाला जा सकता है? एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड किया जा सकता है। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ रही है? अब यहाँ पर दो चीजें हैं। एक फिर आती है मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, और एक तरीका है कि पहले हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का
किसी रिएक्शन कोई दी गई है तो कैसे आप पाएंगे उसको? फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेथड्स टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक तो ये है, या फिर आप मॉलिक्युलरिटी पहले पढ़ लो। अब मुझे लगता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? मेथड टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही पढ़ेंगे। और ये क्लास यहीं पे खत्म।